हेलो एवरीवन। स्वागत है तुम्हारा इस चैनल स्टडी वीव के अंदर। और आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा करेंगे। इंस्टाग्राम वाले चैनल को तुम फॉलो कर लेना और वहां पर तुमने मेरी रील देखी होगी टीचिंग सेटअप वाली। अब हम यहाँ से आगे आज मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तुम इसको पूरा देखना और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। और फिर जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करना कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर चुके हैं। और ये जो है इसमें हम 4.3 करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने एक मेथड तो सीख लिया, कौन सा? फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो सीख लिया। अब फैक्टराइजेशन के बाद हमारा जो दूसरा मेथड बचता है वो श्रीधराचार्य रूल होता है। ये तुम्हें मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, इसको श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले को। देखते हैं, तुमने कर लिया होगा स्कूल्स में तो अभी तक ये, लेकिन फिर मैं दोबारा करवा रहा हूँ। इसका नाम श्रीधराचार्य रूल होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले हम और उसके बाद फिर हम वैल्यू डालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट को इससे किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। अब डी का फॉर्मूला क्या है? डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मुझे ये डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा। इससे मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और फिर अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, इससे डिस्क्रिमिनेंट आएगा, इससे रूट्स नहीं आएंगे। इससे हमें रूट्स की इंफॉर्मेशन पता लगती है। रूट्स की इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है? कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर अगर डी इक्वल्स टू जीरो है, या फिर डी लेस देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो ये तुम लर्न करोगे, ये चीज नोट्स, इस चीज के नोट्स बना सकते हो। ये चीज तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या? अलग अलग वैल्यूज। अलग अलग वैल्यूज कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो 3 4, तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज है। रियल कहने का मतलब क्या? एग्जिस्ट करेंगे। रियल मतलब ऐसी वैल्यूज जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, रियल। दूसरा है, अगर डी बराबर जीरो है तो रूट्स रियल ही रहेंगे एंड इक्वल। मतलब रूट्स रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। इक्वल कहने का मतलब क्या? जैसे अगर मान लो 4,4 आ गया तो ये रियल भी है, इक्वल भी है। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, अभी बस तुम इतना दिमाग में रखोगे। और अगर डी लेस देन जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है? रूट्स आर अनरियल। अनरियल कहने का मतलब क्या है? कि ये जो है एग्जिस्ट करेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में करेंगे, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, अभी हमारा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट है। अगर रूट्स रियल है तो ये वाला, रूट्स रियल इन दोनों केसेस में होगा। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए, इसको नेक्स्ट पेज पे में कर देते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कंडीशन फॉर रियल रूट, कंडीशन फॉर रियल रूट, तो क्या होगी? डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये रियल रूट की कंडीशन है। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारे रूट्स क्या करेंगे? रियल। और कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, रियल रूट्स के लिए ये यूज। ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला जो होता है रूट्स निकालने का, इससे हम बस चेक करते हैं रूट्स रियल है या नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। और इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं, पेन चेंज कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a
और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है। आई होप इतनी कोई बात में दिक्कत होगी नहीं, समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। मैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू तुम ये चीजें ज्यादा समझ पाओगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आ पाएगी। ठीक है। अभी तक हमने दो तीन बातें सीखी हैं, दो तीन बातों को हम एक बार देख लेते हैं। क्या कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो इसका मतलब रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अगर डी बराबर जीरो आता है तो रूट्स रियल है और इक्वल वैल्यूज मिलेंगी। और अगर डी लेस देन जीरो आता है तो रूट्स आर नॉट रियल, अनरियल बोल सकते हो, जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए। और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, जो हम आगे करेंगे। जो हमने देखा है ये वाला फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य रूल बोला जाता है। इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब इसको हम आ जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, इसको देखो। क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड द। मतलब पहले मैं नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, और नेचर रूट अगर रियल आता है तो मुझे क्या फाइंड करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन ये है। तो डी निकालना है, तो पहले ए की वैल्यू लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 2। बी की वैल्यू कितनी, -3। और सी की वैल्यू कितनी, 5। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, a² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -3 हो गई और c की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी चेक करेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब डी निकालना है, बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, ए मतलब 2 और सी मतलब 5। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, माइनस 4 2 8 5 जा 40। तो ये कितना आ गया, -31 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -31। और अगर डी की वैल्यू ये क्या है, ये जीरो से छोटी है, मतलब डी क्या है, लेस देन जीरो। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, बस इतना ही करना था। अगर तुम फैक्टराइजेशन से भी करोगे तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, तुम करके देख लेना, आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यही एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डी निकालेंगे। पहले ए बी और सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। है ना। तो अगर हम बात करें डी निकालने की, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब डी निकालते हैं, तो बी कितना आ गया, -4 का स्क्वायर -4, ए कितना 3, और 4 कितना, सी कितना 4। तो -4 का स्क्वायर, ओ सॉरी, माइनस बी जो है 4√3 है, माई मिस्टेक। तो यहाँ पर एक बार मिटा देते हैं इसको। बी जो है वो 4√3 है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4। तो 4 चौक 16, 16 3 48। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 4 का 16 इंटू 3, यानी ये भी कितना आ गया, 48। 48 आ गया, 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0। तो मतलब डी जो है वो बराबर है 0 के। अगर बराबर 0 के है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसके रियल रूट्स हैं। अब वो निकाल लेते हैं। आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, सो सॉरी फॉर दैट। अब देखते हैं। अब हमारे पास अगर ये आ गया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वो मेरी स्क्रीन पे कुछ आ गया था, अगर तुम्हारी स्क्रीन पे ना आया तो वो तो सही बात है। मेरी स्क्रीन पे आ गया था, इस वजह से मैं ऐसे अटक गया था। ठीक है। अब अगर एक बात देखो कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस √d अपॉन में 2a।
माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब डी की वैल्यू तो जीरो आ गई, तो यहाँ पर कितना फॉर्मूला बचा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये सेम वैल्यूज ही हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4√3, तो -4√3 रख दिया बी की जगह, और ए कितना है, 3 है, तो 2 × 3, और ऐसे ही -4√3 अपॉन में 2 × 3। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर कितना आ गया, इसको √3 को ऊपर ही रहने दो, तो आ जाएगा 2√3/3, और इसका भी कितना आ गया, 2 × 2 = 4, ये कट गया, तो आ गया 2√3/3। तो मैंने कहा था जब भी डी जीरो आएगा तो हमारे रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, सेम वैल्यूज आएंगी। आई होप क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, 2x² - 6x + 3 = 0। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए कितना आ गया 2, बी कितना आ गया 6, और सी कितना आ गया 3। बी आ गया -6, कि -6 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो डी मुझे निकालना है, बी कितना, -6 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3। ठीक है, तो डी का कितना आ गया, -6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36, और ये आ गया 8 दूनी 8 × 24। तो डी कितना आ गया, 36 में 24 गए तो 12 बचे। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब 12 आ गई, अब मैंने डी निकाल लिया है, तो डी निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, तो डी हमारा वैसे क्या आया है, >0। अगर डी >0 आता है तो रियल रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, मतलब रूट्स भी रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा -b + √d अपॉन में 2a, -b -√d अपॉन में 2a। तो b कितना है, -6, तो -6 प्लस √12, क्योंकि d की वैल्यू 12 निकली है, और 2a यानी 4, 2 × 2, और ऐसे ही हो जाएगा -6 -√12 अपॉन में 2 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + √12 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा 6 -√12 अपॉन में 4। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो, सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, तुम इसको रूट के अंदर ही वैल्यू रहने दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारे क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। आई होप इन 3 क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमेशा कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट्स। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट जहां भी होंगे तो इक्वल रूट्स के लिए डी हमेशा कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन तुम क्या करोगे, याद करोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 2x² + kx + 3 = 0। अगर ये हमारा इक्वेशन है तो हमें पता है डी निकालते हम कैसे हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि हमें कंडीशन पहले ही दे रखी है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। और अगर रूट्स इक्वल है तो ये b² - 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम ए और बी और सी की वैल्यू लेते हैं, ए कितना है हमारा 2, बी कितना है हमारा के, और सी कितना है हमारा 3। तो b² यानी के का स्क्वायर -4 × 2 × 3 टू 0। ठीक है, तो k² कितना आ गया, -24 = 0। तो k² की वैल्यू कितनी आ गई, √24, और k कितना आ गया, ±√24। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है के एक्स, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है के x - 2 + 6 = 0, +6 =
जीरो। ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो अब इसको समझते हैं। इसको देखो, तो हम क्या करें, हमारे पास सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में भरते हैं। जनरल फॉर्म कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो के एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू के एक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू के आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, छह आ गई। ठीक है, अब अगर हमें कंडीशन दे रखी है कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स के लिए, फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमारा डी कितना हो जाएगा, इक्वल रूट्स के लिए हमारा डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमारा डी जीरो के बराबर हो गया तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर हो जाएगा जीरो। अब बी कितना है, टू के, तो माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है के, और सी कितना है छः, बराबर जीरो। तो टू के का होल स्क्वायर कितना हो गया, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन हमने ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीखा था, फोर के कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा, के माइनस सिक्स बराबर जीरो। तो अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई क्या होगा, ये या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। तो एक बार जब हम, एक सेकेंड, जब हम एक बार जब हम एक बार फोर के को जीरो रखेंगे, तो फोर के बराबर जीरो रखेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और जब हम के माइनस सिक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई के की, एक तो जीरो आ गई, एक सिक्स आ गई। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव whose length is twice the breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। तो कह रहा है कि क्या हमें एक ऐसा मैंग्रोव बना सकते हैं, मैंग्रोव मतलब जंगल टाइप का बना सकते हैं, कि जिसके अंदर जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस हो। तो हम क्या करते हैं, लेट द ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। तो अगर ब्रेथ एक्स मीटर मान ली तो लेंथ क्या हो गई, टू एक्स हो गई, क्योंकि हमें बोल रखा है कि जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का दो गुना है। ठीक है, वो ब्रेड का दो गुना है। तो अगर लेंथ एक्स मीटर है तो ब्रेड टू एक्स मीटर हो गई। और एरिया कितना होता है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि बताओ कि हमारा जो एरिया है वो कितना, अगर एरिया 800 मीटर स्क्वायर है तो लेंथ एंड ब्रेथ कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इंटू 800। तो टू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 800 आ गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 400 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना आ गया, रूट 400 आ गया। और 400 का रूट कितना आएगा, 20। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। और हमारा जो, अगर ये ब्रेड्थ एक्स मीटर है तो लेंथ कितना आ गया, 2x मीटर। तो 2 × 20 कितना आ गया, 40 मीटर। तो हमारा लेंथ कितनी आ गई, 40, और ब्रेड कितनी आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्वेश्चन। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन ट्रू, पॉसिबल, कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन है क्या ये पॉसिबल है, हो सकती है क्या ये सिचुएशन। If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48। ठीक है, कह रहा है कि दो दोस्त हैं, उनकी एज का जो सम है वो 20 साल है, मतलब वो 20, उन दोनों का सम मिला ले तो जैसे मैं और तुम हो, तो अगर मैं 16 साल का हूँ, तुम 4 साल के हो, तो 20 साल के हो हम दोनों। अगर मैं 10 साल का हूँ, तुम 12 साल के हो, तो एज 22 साल हो। तो ऐसे कह रहा है दो एज है, मान लो एक ये दोस्त है ए और एक दोस्त है बी। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों की जो एज का सम है, इन दोनों की एज का सम है वो मिला के कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं,
सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो ए की एज है, लेट द एज ऑफ ए कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, लेट द एज ऑफ बी कितनी हो जाएगी, बी की एज कितनी हो जाएगी 20 - एक्स। सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला कि हम दोनों की जो एज है मिला के वो 10 साल है और मैं 4 साल का हूं, तो तुम कितने साल के हुए, 10 - 4 यानी 6 साल के हुए ना। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, ए की एज को एक्स मान लिया और बी की एज को क्या मान लिया, 20 - एक्स। अब वो कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 ईयर्स पहले, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, अगर 4 साल पहले की बात करें तो इसकी जो एक्स एज थी वो कितनी होगी, x - 4। अगर मैं अभी 10 साल का हूं तो 4 साल पहले 6 साल का ही तो हुआ। और अगर ये 20 - एक्स था तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 20 - एक्स - 4 यानी 16 - एक्स आ गई। इनकी जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना था, 48। मतलब जो x - 4 इंटू 16 - एक्स है वो किसके बराबर था, 48 के बराबर था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x को 16 से करा तो 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया, -64, ये आ गया +4 एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी +4 एक्स इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो 16 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। और इसको उधर ले जाते ही हो जाएगा, x² -20 एक्स +64 +48 बराबर 0। तो इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा, x² -20 एक्स प्लस 112, 112 आएगा। ये 6 4 10 और 1 12, हाँ ठीक है, बस तो 0। अब अगले पेज पे आ जाते हैं इस इक्वेशन को लेके। कितना है, x² -20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। तो हम डी वाला फॉर्मूला लेंगे, ये एक्सरसाइज डी वाले से। बाकी ये है, एग्जाम में कभी भी तुमसे ये नहीं बोलेगा कि डी वाले फॉर्मूले से करो या फिर फैक्टराइजेशन से करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बोलेगा। ठीक है, तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं फैक्टराइजेशन से कर सकता हूँ तो फैक्टराइजेशन से कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई डी आसान है तो डी आसान, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से आंसर निकल रहा होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन बाद में जाके फंस सकती है। तो डी वाला जो क्या बोलते हैं, मेथड है, वो बहुत ज्यादा कारगर है, वो हर एक जगह लगेगा, फेल नहीं होगा। क्योंकि फैक्टराइजेशन में कभी रूट्स वाली फैक्टराइजेशन आ गई, रूट्स वाली फैक्टराइजेशन आती है, तो डी वाला फॉर्मूला लगाओ आंख खोल के, आंख बंद करके सॉरी। क्योंकि अगर तुमने कोई और फॉर्मूला यूज करा फैक्टराइजेशन वाला तो वो तुम्हें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो कि एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो ए कितना आ गया, 1 आ गया, बी कितना आ गया, -20 आ गया, और सी कितना आ गया, 112। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। अब हम डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है, बी² -4 AC। तो बी मतलब -20 का स्क्वायर, 4 ए कितना 1 और सी कितना 112। तो ये कितना आ गया, -400, माइनस ये आ गया 448 +400 सॉरी। तो ये आ गया -48। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -48 आ गई। अगर डी की वैल्यू -48 आ गई तो डी लेस देन 0 आ गया, जहाँ पे रियल रूट्स नॉट पॉसिबल। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कह रहा है कि एक क्या ऐसा पार्क पॉसिबल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया जो है वो 400 मीटर है। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर पार्क की, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ पार्क कितना मान लिया, एक्स मान लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेड को क्या मान लेते हैं, ब्रेड को भी बी ही मान लेते हैं। क्यों, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B = 80 आ गया। एल कितना है हमारा, एक्स, और बी हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 40। तो बी कितना आ गया, 40 - एक्स। तो हमारा लेंथ कितनी आ गई, एक्स, और हमारा ब्रेड कितना आ गया, 40 - एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है,
एक सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना है? एक्स। ब्रेड कितना है? 40 माइनस एक्स। और एरिया कितना है? 400। तो कितना आ गया? 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करें तो 400 बराबर कितना था? 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो अब क्या करते हैं? डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डी वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं? ए बी और सी की वैल्यू लेते हैं। ए कितना 1, बी कितना -40 और सी कितना 400। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यानी -40 का स्क्वायर 4, ए कितना 1 और सी कितना 400। तो चार ये आ गया 1600 और 40 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1600। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है? रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया माइनस बी कितना है? -40 प्लस 0 अपॉन में 2। और यहाँ से -40 माइनस प्लस 0 अपॉन में 2। तो 40 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 2 कितना आ गया? 20 मीटर। 20 मीटर। तो मतलब हमारी लेंथ कितनी आ गई? क्योंकि एक्स की वैल्यू लेंथ थी तो 20 मीटर आया। और ब्रेड कितना था? 40 माइनस एक्स था। तो ये कितना आ गया? 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर आ गया। तो हमारे पास ब्रेड भी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 क्लास तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना और अपने जितने भी 9वीं 10वीं वाले दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। और आगे ही हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।